शीतल जी, एक दो तीन चीजें बताइए। बीजेपी के लिए शायद जो दो तीन स्टेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब 100 में 100 नंबर आते हैं, उसमें गुजरात है, उसमें राजस्थान है, मतलब 25 में 25 सीटें, सारी सीटें 2014 में भी 2019 में भी। जबकि दर्शकों को मैं बता दूं, 2009 में केवल 4 सीटें थी बीजेपी की। वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज की तारीख में उनके लिए राजस्थान बहुत अहम है। एक दूसरा, शीतल जी एक चीज ये भी बताइए, कुछ लोगों का एक ये भी बात चल रही है कि कांग्रेस की तरफ से जो रोक टोक है उसमें शायद सचिन पायलट बिल्कुल प्राण प्राण से लगे हुए हैं कि कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट भी ना करे। इस तरह की बातें भी हवा में हैं। और उसका लोग कह रहे हैं मुख्य कारण यह है कि जब सचिन पायलट जी जाना चाह रहे थे बीजेपी में, तो शायद वसुंधरा राजे जी ने अब ये जो सब बातें बाजार की हैं कि अशोक गहलोत जी के प्रॉम्प्ट पे वसुंधरा राजे जी ने सचिन पायलट को की एंट्री नहीं होने दी थी बीजेपी में। और आज वो अब सचिन पायलट जी ये किसी भी हालत में इस पे नहीं है कि कांग्रेस बाहर से भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी उनको सपोर्ट करे। इस तरह की बातें भी मार्केट में है। तो क्योंकि अब जो आपसे प्रश्न है, एक तो बीजेपी के लिए अहम, दूसरा ये स्टैंड अलोन डिसीजन नहीं है। अगर वसुंधरा जी यहां होती है तो शिवराज सिंह चौहान को भी उनको मध्य प्रदेश में करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान वसुंधरा जी को करना है तो रमन सिंह को भी करना पड़ेगा। वो थोड़ा पैकेज डील टाइप है। शीतल जी, आपको क्या लगता है, क्या नहीं, नंबर एक तो मुझे इन स्पेकुलेशंस पे बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। ये सब चंदू खाने की खबरें हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। और बीजेपी में हाई कमान इस समय जितना पावरफुल है और जिस तरह से उसकी सब तरह की सामर्थ्य उसके पास है, जैसा वो सैनी साहब ने बताया, मैं उससे सहमत हूँ कि एक तो 2-3 लोगों के अलावा किसी का बयान तक नहीं आया। मिलना-जुलना अलग चीज़ है, लेकिन मुँह खोलने का काम 2 लोगों का सिर्फ था। वो 2 लोगों की ज़बान भी अब बदली हुई है, जैसा सैनी साहब ने बताया। तो ये तो सबसे पहले समझ लीजिए। और बीजेपी में जो अतीत भी रहा है, कल्याण सिंह समेत अपने उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों में भी, जब भी जो अलग हुआ, बलराज मधोगदोक, सब पूरी हिस्ट्री है इतनी बड़ी, वो कोई उसके लिए संभव नहीं होता। वो उस बीजेपी में था जब मोदी जी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे नहीं थे। ये बीजेपी तो एकदम बिल्कुल ही अलग है और बहुत आगे की है। दूसरी बात, ये जो योगेंद्र यादव जी वगैरह बात करते हैं, ये सब क्यों ऐसा सरलीकरण करते हैं? ये बताएं कि लोकसभा में कितना प्रतिशत वोट मिला था 19 में बीजेपी को राजस्थान? ये बताएं मध्य उनसठ, प्रदेश में। हाँ तब 59%, 59%। हाँ, तब फिर तो 50 से ज्यादा उनको वोट मिल रहा है, 60% वोट मिल जा रहा है। उससे आप तुलना करिए। ये मत देखिए कि विधानसभा में किसको कितना क्या मिला है। विधानसभा में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी और लोकसभा में 0 सीट आई। तो इसलिए वो तुलना करना तो ये भी कोई मतलब नहीं। दूसरी ओर देखिए ना, पिछले 6 चुनावों में देखिए, पिछले 6 चुनावों में कांग्रेस जो है 10 करोड़ वोट के आसपास है, एक आध करोड़ प्लस हुआ है उसका। जबकि इस दौरान मतदाता जो है करीब 25 करोड़ बढ़े, 24-25 करोड़ मतदाता बढ़े हैं पिछले 4 चुनावों के बीच। और 24 करोड़ में से कांग्रेस का वोट बढ़ा है 1 करोड़ 1.5 करोड़, और बीजेपी का वोट बढ़ा है करीब करीब अब 11-12 करोड़। जो नया मतदाता आ रहा है उसका 90% बीजेपी ले जा रही है, 80% ले जा रही है। ये आंकड़ा देखने की जरूरत है। वो जिस फोन को लेके बैठा हुआ है, जो उसके हाथ में कंटेंट जा रही है, उस कंटेंट में कांग्रेस का हिस्सा कितना है, या सेक्युलरिज्म का हिस्सा कितना है, या अपोजिशन का हिस्सा कितना है, वो सब देखने की जरूरत है। बहुत अंतर ला चुकी है भाजपा, चुनाव दर चुनाव। साधन उनके पास, सारे उन्हीं के पास है, उन्होंने बाकी सबके साधन निचोड़ लिए। और जहां सत्ता भी रही है, वहां भी वो अपना कोशिश भर राज्यों की सरकारों को तंग करते रहे। एजेंसीज वहां अपना काम करती रही हैं और चीजों को बदलती रही। इसलिए बहुत चांसेस नहीं है। अगर केंद्र समझेगा कि 24 के चुनाव में मैडम को वहां मुख्यमंत्री बनाने से उसको उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से कुछ फायदा हो रहा होगा, तब मैडम वहां होंगी जहां हम सोच रहे हैं। अगर उसको लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है, जैसा कि चुनाव के शुरुआत के संचालन में उसने महसूस किया था, सभी राज्यों में कहा था कि हमारा चुनाव निशान कमल जो है वो है, और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ो,
सारे राज्यों में आपके उत्तर प्रदेश समेत हमारे, अभी मैं आज ही लखनऊ से आया, सारे होर्डिंग में तो लिखा हुआ है मोदी जी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं है, मोदी जी की गारंटी। सब कुछ एकदम न्यूक्लियस उन्होंने कर लिया है, सब कुछ मोदी जी पे है। और आप देखिए कि वसुंधरा राजे आई, पार्टी अध्यक्ष से मिल सकी। हम सब जानते हैं पावर सेंटर दो है, मोदी जी और अमित शाह, उनसे तो उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। इसी से आप समझ लीजिए कि किस स्तर पे उन्होंने स्तरीकरण कर दिया है पावर का, और किस तरह। अब जब आप के सामने चित्र है कि प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो देश की राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर तीनों हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। आप सोचिए कि ये स्थिति है। मजाक होता था मनमोहन सिंह साहब का कि वो सोनिया गांधी जी के सामने नर्वस होते हैं। यहाँ तो पूरे इंस्टीट्यूशन धराशायी पड़े हुए हैं। तो इसलिए इन चीजों में कोई बहुत दम नहीं मुझे दिखता। वो बड़े आराम से क्या कर रहे हैं, चर्चा को मुद्दों से हटा के, उनका सिर्फ एक ही काम होता है। अब उन्हें करीब 90 दिन संभालने हैं, 80-90 दिन। कि 80-90 दिन इस देश में जो मुख्य मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, और जो मुद्दे राजनीति बनाना चाहती है, जैसे जाति जनगणना का सवाल है, ये मुद्दे मुद्दे न बनने पाए। इन मुद्दों पर कभी लोगों का केंद्रीकरण, मस्तिष्क का केंद्रीकरण न होने पाए। रोज की हेडलाइन ऐसी हो जो कौतूहल पैदा करती हो लेकिन पहुंचती कहीं नहीं हो। तो अगर 10 दिन 12 दिन इसमें चला जाता है देश के सोच समझ का, आज महुआ मोइत्रा ने ले लिया सारा, और बाकी इसमें सब में चला जाए कि कहाँ कौन मुख्यमंत्री हो रहा है, हम आप स्पेकुलेट करते रहें और इसी पे वो मुद्दे, उन मुद्दों की बात न करें, तो उनका काम हो रहा है। उनको और कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ इतने दिन मुद्दा विहीन रखना है हमको। उसके बाद उनका एक प्रचंड मुद्दा उनके पास है, जो पाकिस्तान है, जो पीओके है, जो मुसलमान है। बताइए, उनका एक एमएलए हैदराबाद के बाहर से चुनाव जीत के, आपने वो सबने वो वीडियो देखा होगा, नहीं है तो देख लीजिए, खुलेआम मंच से 20-25 हजार लोगों की भीड़ में वो मादर वाली गाली दे रहा है, मादर। उसके बाद फिर बहन की गाली दे रहा है, खुलेआम भाषण देता हुआ। लेकिन वो हमारे सोशल डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं। तो इस समय उनका इतना नियंत्रण है विमर्श पर कि जो वो चाहे उस पे बात होती है, जो वो चाहते हैं उस पे हमको आपको मजबूर करने में सफल है। 90% कंटेंट उनकी चल रही है हमारे विमर्श में। वो कहीं हम लड़ाई में या कोई भी लड़ाई में नहीं है। वन ऑन वन अगर विपक्ष हुआ तो शायद नजर आएगा, नहीं तो नजर भी नहीं आएगा। सिर्फ दक्षिणी भारत के राज्यों में रह जाएगा, और कुछ ऐसे राज्यों में जहां वहां की विशेष परिस्थितियों से विपक्ष की एक भूमिका है, जैसे बिहार है, जैसे बंगाल है। बाकी पूरे देश में छोटी जगहों पर और बड़ी जगहों पर सब जगह बुलडोज करने के लिए पूरी परिस्थितियां उनके अनुकूल है। इसलिए बहुत संभावनाएं इन चीजों में मैं नहीं देखता, सिर्फ यही देख रहा हूं कि वो उस दिन का विमर्श खा जाएंगी ये चीजें। होगा वही जो उन्होंने तय कर रखा होगा, जो उनको लगता है कि 24 के लिए उनको मुफीद होगा, और दूसरे जो संगठन वो जैसा बना रहे हैं उसके हिसाब से उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स को पूरा कर रहा होगा। बाकी कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है जैसा चंडू खाने में बहुत तरह की गप उड़ रही हैं। बिल्कुल इमैटेरियल है, इनमें कोई आधार नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जी शीतल भाई साहब, शीतल भाई ये बताइए कि मैं देख रहा था 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पे मतलब बीजेपी का बिल्कुल वोटर कहीं कोई और है ही नहीं। मध्य प्रदेश 29 में 28, छत्तीसगढ़ 11 में 9, राजस्थान 25 में 25, गुजरात 26 में 26, हरियाणा में 10 में 10, हिमाचल 2 में 2। मैं 2019 इलेक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ। दिल्ली 7 में 7, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4 है, 4 में 4, सॉरी 4 में 4, सॉरी 4 में 4, उत्तराखंड 5 में 5, उत्तर प्रदेश 80 में 64, असम 14 में 9। अब इस 10 स्टेट में अगर उत्तर प्रदेश और असम को छोड़ दें तो बाकी जगह कोई स्कोप ही नहीं है बढ़ने का। वो आप फुल मार्क्स हैं आपके, 100 में 100 टाइप। अब ये 200, हाँ मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कुल 211 सीट होती हैं इन 10 राज्यों में, और इसमें बीजेपी के पास इस समय 187 सीट है, 187। यूपी और असम दो ऐसी जगह हैं, यूपी में 16 सीट दूसरी पार्टियों को है, असम में 5 सीट दूसरी पार्टियों को है।
आपको क्या लगता है यूपी में यूपी देखते आज देखते एक हर आजमगढ़ कम हो गई, अब 85 हो गई, 15 ही है यूपी में। हाँ नहीं मैं वो कम चली गई। नहीं 15 नहीं और कम हो गई। देखिए अब 3 रह गई सपा की, 9 रह गई बसपा की और 1 रह गई कांग्रेस की। तो उत्तर मतलब प्रदेश में 12-13 हाँ एज ऑन डेट 13 ही रह गई हैं, मतलब जी। एज ऑन डेट 13 ही रह गई। लेकिन मैं 2019 के इलेक्शन को ये मान के चल रहा हूं कि उस समय जो मिला था उसके बाद तोड़ फोड़ किया वो ठीक है। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं भी और बढ़ाने का स्कोप नहीं है। तो ये इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपको कुछ भी करना, और इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश को छोड़ के और कुछ नहीं है जहां पे आप कुछ आपके पास हाथ पैर हैं जहां आप हिला सकते हैं। अल्टीमेटली बात उत्तर प्रदेश की आएगी, जो इंपॉर्टेंट होगा। अब वो उसको कैसे करते हैं वो एक आंसर हम में से किसी के पास नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में? देखिए महत्वपूर्ण है, जो मुझे सूचनाएं मिली हैं उसके हिसाब से, जैसा अभी राज्यों में बीजेपी ने किया था कि बहुत सारे सांसदों को विधायकी लड़ने भेज दिया था। अभी ये होने के चांस हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विधायकों को भी सांसदी लड़ने के लिए भेज दिया जाए। खबर तो यहाँ तक है, अब इसकी अभी पुष्टि नहीं मैं कर सकता, कि मुख्यमंत्री जी को सांसदी लड़ाने की बात हो रही है गोरखपुर से। मतलब ये ऊपर बहुत उनके इक्लान में। दूसरी ओर इंडिया की ओर से भी मूवमेंट है। 24 तारीख को बनारस में रैली है जिसमें नीतीश कुमार उसको संबोधित करने जा रहे हैं। अकबरपुर में उसके बाद उनकी रैली है। यहाँ के जो उन इलाकों में जहाँ कुर्मी समाज की बहुलता है, वहाँ उनकी कुछ रैली प्लान हुई। इसमें निश्चित तौर पर उन्होंने अखिलेश को विश्वास में लिया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इंडिया भी अपनी ओर से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इंडिया में तय करके हो रहा है ये मुझे शक है। मुझे शक है कि उसमें इंडिविजुअली कुछ लोगों ने आपस में किया है। इंडिया एज ए होल शायद अभी बाद में उस सब को तय करे। तो मूवमेंट दोनों तरफ से होने वाले हैं, लेकिन अब देखना ये है कि किसके मूवमेंट से सचमुच में मूवमेंट होता है। चूंकि नीतीश कुमार आएंगे तो जाति जनगणना के सवाल को वो प्रबलता से रखेंगे। अब उसको बाकी लोग उतनी ताकत से पूरे प्रदेश में घुमाते हैं, इशू बनाते हैं, नीचे जाते हैं, और पन्ना प्रमुख के लेवल पर जैसे बीजेपी काम करती है, उस लेवल पे काम करने पहुंचते हैं। ये सब देखना अभी बाकी है। अभी तक जो विपक्ष ने जैसे जहां जो कुछ किया है उससे बहुत भरोसा नहीं जन्मता कि एकाएक उनमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ हो ही रहा हो जो हम लोगों को ना पता हो, बाद में पता लगे। बाकी जी राज्यों जी में बीजेपी कोशिश यही करेगी कि इसमें से जहां-जहां उसके पास उतनी सीटें थीं, उनको वो दोहराने की कोशिश करे लोकसभा चुनाव में। अब जाहिर है जी आपने जो आंकड़ा बताया है उसमें वो मैक्सिमम पे है। अब इस मैक्सिमम को बचाए रखना उनके लिए चैलेंज है। इस जी मैक्सिमम को वो हासिल करें जो उन्होंने हासिल किया हुआ है। और इसके जी साथ-साथ उन क्षेत्रों में जहाँ कांग्रेस दक्षिण में जैसे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उन क्षेत्रों में कुछ सेंध लगाने की, या वहाँ भी तो कर्नाटक में उनके पास काफ़ी सीटें थी। अब उतनी रहेंगी कि नहीं है, उनके लिए चुनौती तो आई गई है उनके लिए भी, इसमें क्या शक है। जी बंगाल जी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, जितने राज्य अभी आपने गिनाए इनके अलावा ये राज्य हैं जहाँ से उनके लिए चुनौती आई है। तो वो दावा 350 का करें या 500 का करें, मन की मर्जी है उनके। लेकिन उस दावे के अनुसार सब कुछ नहीं है, सबके मन के अनुसार सब कुछ कहाँ होता है। जी अलग-अलग जी परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग किस्म का की चुनौतियाँ दोनों ग्रुपों के खिलाफ उभर रही हैं। अब जी यही होगा कि इन चुनौतियों को निपटने के लिए कौन कितना तैयार है। तो उस मामले में हम पाते हैं कि बीजेपी तुलनात्मक रूप में ज़्यादा ढंग से तैयार है। क्यों? क्योंकि सारे फैसले 2 जगह होते हैं। 2 क्या 1 जगह ही होते हैं, दूसरे तो उनके एक सेनापति हैं जो उनकी इशारे को समझते हैं। एक जगह ही फैसला होता है। उनकी सुविधा सिर्फ़ ये है, और जहाँ से फैसला होता है, वहाँ साधनों का पूरा मतलब अपरंपार साधन उनके पास है। उनके पास अपना जी पीएम वाला फंड है ही है। जो बॉन्ड होते हैं उसमें वो 70% से 90% स्ट्राइक करते हैं। जो कच्चा पैसा है, अभी देखिए झारखंड में एक सांसद के यहाँ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा कैश निकला है। तो विपक्ष के जो जो भी जहाँ सोर्सेज़ रहे होंगे, सबके यहाँ तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुँचा हुआ है। इनका कैश मूवमेंट ऑलमोस्ट
कोलैप्स्ड है। बताया गया था कि अब जो डिटेल्स विभिन्न चुनावों के विभिन्न जगहों से आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो ये नतीजा आया है, उसमें एक ये भी है कि लगभग हर पन्ना प्रमुख के पास उसके पन्ने पे जितने मतदाता थे, उसमें 2,000 रुपए की दर से कैश भुगतान किया की व्यवस्था थी वहाँ। और ज़ाहिर है कि ये व्यवस्था कौन कर सका होगा। अब किसी को हम लोग तो हमारे पास कोई बहुत सबूत नहीं है, ये सब बातें आई हैं, इसलिए उसको रख दे रहे हैं। तो जी अगर जी मान लीजिए कोई पार्टी ऐसा करना भी चाहे तो कौन कर सकता है? ये एडवांटेज जो है उसी पार्टी के पास है जिसके हाथ में सत्ता है, केंद्रीय सत्ता है और केंद्रीय एजेंसियाँ हैं। बाकी लोगों के लिए ये मुश्किल भी है। तो इतनी सारी चुनौतियों से लड़ना है विपक्ष को, अगर वो लड़ने के लिए सामने आता है तो। दूसरे मैं जो जिस बात को कह रहा था कि अभी मीडिया, सोशल मीडिया में जो कंटेंट जनरेशन है और जो उसका बँटवारा है, वो अभी पूरा एक तरफ़ा वो भी झुका हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो चाहते हैं जहाँ एक छोटी-सी बात को उन्होंने राजस्थान में इतना बड़ा बनाया और जो सही बात थी उसको भी कांग्रेस जो है उसका मुकाबला करने के लिए पेश नहीं कर सकी। तो बीजेपी के पास तो एक ही हथियार है ना कि वो सांप्रदायिक विभाजन जो है 14% साढ़े 14% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को डराने का जो मामला है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान-तुरान सब आ जाते हैं और फ़िलिस्तीन भी आ जाता है। तो वो सब में बीजेपी अभी तक कामयाब है और इन जिन इलाकों की आपने बात की, इन सब इलाकों में वो तवा गरम है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। छोटी-छोटी घटनाओं ने बड़े-बड़े नतीजे दिए हैं। एक साहू युवक की हत्या हुई थी छत्तीसगढ़ में, उसके मज़दूरी करता था, उसके पिता को विधायी की लड़ाई और 7 बार का इनका मिनिस्टर, 7 बार वहाँ से चुनाव जीता हुआ मिनिस्टर चुनाव हार गया। तो ये सामर्थ्य जो है बीजेपी के पास है। उस राज्य में हार गया जहाँ की राज्य सरकार कांग्रेस के पास थी, छत्तीसगढ़ की बात है। तो जी और उस साहू समाज के जो 11% है, वहाँ का सबसे बड़ा आबादी का समूह है, उसका बहुमत कहा जा रहा है कि बीजेपी को उसने वोट दिया, जबकि वो पिछड़ी जाति में भी आता है। तो ये सब सामर्थ्य बीजेपी के ही पास है, इसको हमें स्वीकार करना होगा, हम क्या करें? सच्चाई ऐसी ही जी है। जी तो योगेंद्र मैं यादव जी के से हम लोग बहुत जी खुश नहीं हो सकते। अभी हमें जी यही देखना पड़ेगा कि इंडिया नाम की जो चीज़ बनाने की कोशिश है, ये कोशिश कितना परवान चढ़ती है और आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं, इस पे नज़र गंभीरता से रखनी होगी। जी